नमस्कार। जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच हम इससे पूर्व उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 वीडियो उपलब्ध कराया और आज जो है आप सभी के बीच जो है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है 9 नवंबर 2000 से पूर्व कुछ अलग था, लेकिन आज आप सभी को अलग देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिले जब कट करके उत्तराखंड नए राज्य का निर्माण हुआ, तो उत्तर प्रदेश से निकल करके जो ये 13 जिले थे, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है पूरी तरह से उत्तराखंड में चला गया। तो यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों का, तो इसे मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बात की जाए तो भाबर एवं तराई प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश की दक्षिण के पड़ा। अब एक मोटे तौर पे अगर हम समझें इसको, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वाला हिस्सा है, यानी कि एक 34 इधर देख बताएंगे आगे इसको, लेकिन ये जो हिस्सा है यह जो है आपका भाबर एवं तराई प्रदेश, और इधर 11 जो जिले आपके दक्षिण के हैं जिसमें कि पठारी क्षेत्र विस्तारित है, इसके बीच वाला हिस्सा आपको मैदानी का क्षेत्र मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्तर में भाबर एवं तराई प्रदेश आपको मिलेगा, वहीं दक्षिण में आपको पठारी, और इसके बीच वाला हिस्सा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए प्रत्येक वर्ष अवसादों के द्वारा, कांप मृदा के द्वारा जो निक्षेपित है उससे निर्मित आपको एक मैदानी क्षेत्र मिलेगा, जिसको 3 भागों में हम लोग समझने की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि भाबर क्या होता है, भाबर क्षेत्र क्या होता है। तो आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं समानांतर रूप से विस्तारित है भारत में। तो यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र था जो उत्तराखंड में चला गया, वह पर्वतीय क्षेत्र शिवालिक की वाह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी से सटा हुआ होने के कारण नदियाँ जब उससे होकर मतलब उस तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और मोटे बालू को लेकर प्रवाहित, जब तक उनकी ढाल तीव्र होती है उनकी परिवहन क्षमता, उनके वहन की क्षमता अधिक होती है। तो ये क्या करती हैं कि जब ढाल कम होगा तो यहाँ पर निक्षेपित करती चली जाएंगी और निक्षेपित करती चली जाएंगी। तो यह एक सरंध्र युक्त एक तमाम परतें आपको मिल जाएंगी। अब ये रंध्र युक्त होने के कारण जब नदियाँ दोबारा आती हैं इसमें, तो आप देखने को ये मिलेगा कि नदियाँ वहाँ पर लुप्त हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाबर का जो क्षेत्र है वहाँ पर नदियाँ आपको लुप्त हुई दिखाई देती हैं। इसमें अपरदनात्मक क्रिया के कारण यहाँ पर जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख भी देखने को मिलेंगे। ये त्रिभुजाकार शंकु होता है, उन्हें अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा जो निक्षेपित अवसाद होता है वह त्रिभुजाकार में निक्षेपित होता चला जाता है। इसको हम भूगोल में अपरदन की क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में समझाएंगे कि किस तरह से है, लेकिन अभी ये इतना समझिएगा, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख ये भाबर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका अब अगर हम विशेषता को समझ गए कि इस भाबर प्रदेश में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे तथा आपको मोटी बालू मिलेगी। और यह पूरा क्षेत्र जो है, जो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जलोढ़ शंकु और पंख होने की वजह से यहाँ पर कहीं पर
ऊंचा आपको भाबर क्षेत्र मिलेगा, कहीं पर नीचा। तो यहाँ पर हम सहारनपुर अगर बात करें कि सहारनपुर से शुरू होकर के आपका लखीमपुर क्षेत्र में आपकी इसकी मोटाई, भाबर क्षेत्र का मोटाई आपको अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि यह जो भाबर क्षेत्र है यह पूरा आपका कुशीनगर तक आपको पडरौना यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी पट्टी इधर की तरफ कम होती है, जबकि सहारनपुर बिजनौर वाले क्षेत्र में आपको जो है कि इसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, यह अधिक, यहाँ पर चौड़ाई 34 किलोमीटर से लगाकर अधिक, मतलब 40 किलोमीटर के बीच तक होती है। 34 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की बीच में होती है। तो भाबर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो ऊबड़ खाबड़ है, बड़े पत्थरों से निर्मित है, नदियों द्वारा जो लाए गए होते हैं, और मोटे बालू होती है, कंकड़ होते हैं, और ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर इसी से सटा हुआ जो प्रदेश है, जो नदियाँ जहाँ पर उभर के फिर समतल सतह पर प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं, तो वही क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र हो जाता है। तो भाबर यदि समझ गए हों तो अब हम तराई प्रदेश को समझेंगे, और उसको आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने जैसे बताया कि यह वाला क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और मोटी बालू आपको मिलेगी, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, इसी से बिल्कुल सटा हुआ संलग्न क्षेत्र है तरी वाला, माने जिसको आप तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई प्रदेश कहेंगे आप जिसको, या इसको तरी वाला कहेंगे, तरी वाला। अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी होगा कि जहाँ भाबर प्रदेश पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक थी, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते थे इसकी चौड़ाई कम होती गई, वहीं तराई प्रदेश जो भाबर प्रदेश से नदियाँ निकल करके फिर दोबारा जो है तराई क्षेत्र में प्रवाहित होना शुरू होती हैं, तो वहाँ पर तरी वाला जो क्षेत्र निर्मित होता है, इसकी चौड़ाई आपको पूरब में अधिक मिलेगी, यानी कि इधर की तरफ अधिक मिलेगी, और इधर की तरफ जो है कि इसकी चौड़ाई कम मिलेगी। तो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत जो आप क्षेत्र बता देना चाहेंगे, जैसे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये यहाँ से लगाकर कुशीनगर तक आपको भाबर के क्षेत्र मिलेंगे। उसी के जस्ट बगल में ही आपको मिलेंगी जो है तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, तरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आपको घने जंगल मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे, और ये घने जंगल तथा लंबी घासें मिलेंगी, जिसको लंबी हाथी घास कहा जाता है। लंबी हाथी घास मिलेगी, घासें मिलेंगी, और यहाँ पर आपको साल, तेंदू, तमाम तरह के पेड़ वगैरह मिलेंगे। तो ये जंगल, इस जंगल और हाथी वाले घास वाले क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में कृषि भी अच्छी खासी होती है, कृषि अच्छी खासी होती है, जिसमें धान की खेती, गन्ना की खेती ये प्रमुख रूप से होता है। आप देखेंगे कि तराई वाला जो क्षेत्र है या तरी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये इसके अलावा जूट की भी खेती अच्छी खासी होती है, जूट की भी खेती होती है। तो इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि भूमि सुधार होने के कारण तराई प्रदेश की जो चौड़ाई है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, इसको याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि तो ये हो गया आपका। एक चीज़ इसमें और जान लेना होगा कि राढ़ क्षेत्र किसे बोलते हैं। ये तराई वाले ही क्षेत्र में आपको राढ़ क्षेत्र मिलेगा। राढ़ क्षेत्र वह होता है जो नदियों के द्वारा प्राचीनतम जलोढ़क, जिसको सीधा सीधा समझिएगा, प्राचीनतम जलोढ़क को ही राढ़, तराई प्रदेश में जो प्राचीनतम जलोढ़क होता है उसे राढ़ कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मान लीजिए कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब अगले की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप सभी को बता देना चाहेंगे। अगले की हम लोग चर्चा करेंगे कि मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश समझना बहुत आसान है, और इसको हम कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि सबसे पहले हम लोग अगर भाबर और तराई प्रदेश और इधर पठारी, जो 11 ज़िले आपके मोटे तौर पे हैं पठारी वाले, इनके बीच वाला जो क्षेत्र है आपको मैदानी ही क्षेत्र मिलेगा। तो मैदानी क्षेत्र
मैदानी प्रदेश कांप मृदा से इसका निर्माण हुआ है। कांप मृदा से इसका निर्माण हुआ है। अब कांप मृदा कहाँ से आती है? नदियों द्वारा, यानी कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जिसमें महीन सिल्ट गाद वगैरह जो है लाती हैं नदियाँ और निक्षेपित करती चली जाएंगी, तो इससे मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो मैदानी क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं, पश्चिमी मैदानी और मध्य मैदानी और पूर्वी मैदानी। अगर हम इन तीनों को बांट दें और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हमको बहुत आसान होगा। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यानी कि अगर पूरे मैदानी क्षेत्र का औसत ऊंचाई देखें तो 300 मीटर है। औसत ऊंचाई अगर इनकी देखी जाए तो 300 मीटर इसकी विशेषता यह है, 300 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। और इनके द्वारा जो सिल्ट गाद लेकर आती हैं अपने साथ कांप मृदा को निक्षेपित करती चली जाती हैं। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का है, इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा आपका? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आपका हाथरस, एटा, आगरा, मथुरा, ये आपका पूरा ये इधर वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि मैदानी क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ करती हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ करती हैं। और इन सहायक नदियों में यमुना आपको मिलेगी, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, शारदा एवं गंडक, ये नदियाँ आपको मिलेंगी जो अपने साथ गंगा के साथ साथ ये सहायक नदियाँ अपने साथ ढेर सारा अवसाद को लेकर आती हैं और निक्षेपित करती जाती हैं। तो यहाँ पर हमने बताया आप सभी को कि जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है इसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। वहीं अगर हम लोग बात करें इधर की तरफ पूर्वी वाले क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, तो आपका जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये वाला ये पूर्वी मैदानी के अंतर्गत आ जाता है। और इधर हमने बताया आप सभी को कि सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद के इधर वाला, और इधर हाथरस, अलीगढ़, एटा, आगरा, मथुरा, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला क्षेत्र ये आपका जो है कि आ जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। ये पूर्वी मैदानी मतलब जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर, ये सब जो है ये पूर्वी मैदान के अंतर्गत आएंगे। तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यह इधर वाला हिस्सा पश्चिमी मैदानी के अंतर्गत आ जाएगा और ये पूर्वी मैदान के, और इसका ये बीच वाला जो क्षेत्र है जिसका आप जिक्र कर सकते हैं कि जैसे हरदोई है, आपका लखनऊ है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो मध्य मैदानी क्षेत्र और पश्चिम मैदानी क्षेत्र, इन सबको अलग करके एक चीज़ यहाँ पर और हमको समझना है, 2 चीज़ें। एक तो मैदानी क्षेत्र में आपको मैदानी क्षेत्र में एक बांगर क्षेत्र मिलेगा, बांगर प्रदेश मिलेगा, और एक खादर, इनको समझेंगे। और यहाँ पर जो अपर्दन की क्रिया से उत्खात भूमि का निर्माण होता है जो चंबल यमुना नदी के द्वारा निर्मित होता है, उसको समझने का प्रयास करें। तो मैदानी क्षेत्र की एक दो विशेषता और देख लीजिए प्रदेश की। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि पहला है मैदानी क्षेत्र में उत्खात भूमि। उत्खात भूमि क्या है इसको हम लोग समझेंगे। उत्खात भूमि क्या है इसको हम लोग समझेंगे।
तो उसके अलावा दूसरा है बांगर एवं खादर। खादर, इनको समझने का प्रयास करें। उत्खाद भूमि यमुना और चंबल नदी, यमुना और चंबल नदी के द्वारा क्या होता है कि आगरा, इटावा, झांसी, आगरा इटावा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मथुरा वाले कुछ क्षेत्र में, कि ये नदियाँ चंबल और यमुना ये अवनालिका मतलब एक गहरा अपर्दन करती हैं, जिसके कारण जो है खंडहर नुमा संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको कि उत्खाद भूमि कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो बीहड़ इलाका कहा जाता है चंबल का, यह आगरा, इटावा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है, मथुरा से इधर, यही क्षेत्र आपको चंबल का बीहड़ क्षेत्र मिलेगा, जो यमुना और इसके द्वारा, यमुना नदी और चंबल नदी के द्वारा इसको मतलब अवनालिका अपर्दन के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। तो ये हो गया आपका। बांगर क्या होता है? ये बांगर जो है, बांगर जो है ये नवीन जलोढ़क होता है, ये नवीन कांप मृदा होती है, और ये पुरानी कांप मृदा होती है। दोनों में अंतर यही है, मुख्य अंतर ये है कि जो अवसादों को, गिल्ट गाद को लेकर आती हैं, जो भाई नदियाँ वो ऐसी नदियाँ हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के माध्यम से निक्षेपित करती चली जाती हैं अवसाद, गिल्ट और को, तो वो कांप मृदा हो जाएगी, तो उसी को खादर कहा जाएगा, सीधी सी बात है। और जो बांगर है वह पुरानी कांप होती है, यानी कि वहाँ पर फिर नदी का जल पहुँच नहीं पाता है, और पुरानी ही वह जो है कि गाद, सिल्ट जो अवसाद होते हैं वह पुराना ही रहता है। क्योंकि इसमें उपजाऊपन अधिक होता है, यही कारण है यहाँ पर खेती अच्छी खासी होती है। और आप सभी लोग जानते हैं गेहूं है, धान है, आलू है, यहाँ पर इसकी खेती आपको मैदानी वाले क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि मैदानी प्रदेश के बारे में हम लोगों ने समझा। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र जल से लगभग 300 मीटर है। अब हम लोग अगले पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और वो है पठारी प्रदेश। तो आपको बता देना चाहेंगे कि पठारी प्रदेश का जो विस्तार है पूरा 11 जिलों तक, पठारी प्रदेश का जो 11 जिलों तक, पठारी प्रदेश का जो 11 जिलों तक विस्तार है, 11 जिलों तक, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है। 45,200 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तरी हिस्सा है। आप अगर बात करें तो आपको भारत भूगोल जब उस पर जिक्र करेंगे तो उसमें बताएंगे ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी, यानी कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का, तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्यतः नीस चट्टान आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब 11 जिलों की अगर बात करें तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली की चकिया है, प्रयागराज का करछना मोरहाना, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये आपको जो है पठारी वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पठारी वाले क्षेत्र को कहा जाता है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। इनकी अवस्थिति, इस पठारी क्षेत्र की अवस्थिति दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है, उसी के उत्तर में है। दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है, उसी के उत्तर में है। यहाँ पर केन बेतवा नदी इसके पश्चिम की ओर से प्रवाहित होकर आगे बढ़ के यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ की विशेषता क्या है? इस पठारी हिस्से की विशेषता यहाँ पर यह है कि ये तो बुंदेलखंड है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आप
आपको बघेलखंड जो कि बुंदेलखंड में समाहित है, यह भी सोनभद्र वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में आपको मिलेगी। सोन नदी जो है उसी बघेलखंड से होकर ही प्रवाहित होती है, वहाँ से आगे बढ़ती है। इसकी जो ढाल है यह दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर, ये जो ढाल है यहाँ का, इस जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर होने के कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस क्षेत्र में आपको जो है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कुछ आपको पहाड़ी भी क्षेत्र देखने को मिलेगी, जैसे कि कैमूर की पहाड़ी, आपको सोनाकार जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में विस्तारित है, सोनाकार आपको यहाँ पर मिलेगी। सोनभद्र में जो है ये कैमूर पर्वत श्रेणी और ये सोनाकार, और नदियों के बारे में हमने बताया कि सोन नदी यहीं से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और जो है जा कर के गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। तो आगे हम जब नदी में उसको बताएंगे तो समझाएंगे आप सभी लोग को। अभी यहाँ पर यह समझिएगा सभी लोग, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बताएं आप। तो यहाँ पर आगे यदि हम लोग बढ़ें तो पठारी क्षेत्र की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी भी औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक मिलेगी। मतलब सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक आपको मिलेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण इसका जो है कि वो है। मिर्ज़ापुर में आपको मिर्ज़ापुर में याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में टांडा, खड़ंजा, कुशेहरा और विंडहम ये आपको जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में आपको टांडा, खड़ंजा, कुशेहरा, विंडहम आपको जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, जो 11 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली का चकिया, प्रयागराज का करछना, मोरहना, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, इसके अंतर्गत आप लोग ये जो है कि जो प्राचीनतम चट्टानों के अंतर्गत यह उत्तर प्रदेश की जो दक्षिणी हिस्सा है पठारी क्षेत्र, ये आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक मोटा मोटी समझ विकसित हम लोगों ने कर ली होगी कि ये भाभर प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। तो इस तरह से फिर आप सभी के बीच में एक उत्तर प्रदेश की जलवायु किस तरह की है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम उसको आप सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सभी के बीच में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।